तो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मध्यकाल की हिस्ट्री। स्टार्ट करने से पहले आपका 1K प्लस सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बिजी चल रहा है। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर वीडियोस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी और आप देखते रहना। ये जितनी भी वीडियोज हैं सीक्वेंस के अंदर चल रही हैं। ये जितने भी नोट्स ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने ही बनाए हैं और वो इस चैनल पर मिल जाएंगे। सर्च कर लेना टेलीग्राम पर हुडा स्टडी टिप्स, वहीं पर आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये चीज पता है कि जो इंडिया है उसकी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मिडिवल यानी कि मध्य, और फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो हमारी 8th सेंचुरी है, यानी कि 8वीं शताब्दी है, उसको हम एंशियंट हिस्ट्री के एंड और मिडिवल पीरियड के स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमारी मध्य हिस्ट्री यानी मध्यकाल का इतिहास स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे जैसे 8th सेंचुरी आती जाती है, हमारा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये जो हमारी सिचुएशंस होती हैं पूरे देश की, ये बदल जाती हैं। कई सारे बड़े बड़े राज्य टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और जो यूनिटी थी हमारे देश में वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जैसे ही ये यूनिटी कम होती है, यानी कि एकता कम होती है, वैसे ही बाहर के लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो सुना ही होगा, जब घर के अंदर दोष चल रहा हो तो बाहर वाले सींग जरूर मारते हैं। तो यही हुआ था हमारे देश के साथ। 8वीं शताब्दी में सबसे पहले इस्लाम आ गया हमारे देश में। वो कैसे आया था? वो आया था लुटेरों के साथ। क्योंकि 712 एनो डोमिनी यानी 712 के पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम ये सबसे पहला इन्वेडर था, यानी कि लुटेरा था, जो इंडिया के अंदर आया। और सबसे पहले इसने वेस्टर्न इंडिया के सिंध को कैप्चर कर लिया, यानी कि ये वाला एरिया। ये वही टाइम था जब इस्लाम पहली बार इंडिया आया। ये अल हजाज का एक कमांडर था और बासना का गवर्नर था। इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना पढ़ लो काफी है। नहीं तो जितना डीप जाते जाओगे उतना ही भूलते जाओगे। अब क्या होता है कि भाई आते हैं अब गजनी के उसमें। हमारा एक एम्पायर होता है, हमारा नहीं मतलब बाहर का एक एम्पायर होता है, समानिड एम्पायर। अब इस समानिड एम्पायर के कुछ गवर्नर्स होते हैं। उन गवर्नर्स में से इन एक गवर्नर का स्लेव होता है अल्प तैगीन, जिसे हम वैसे ही फ्लो में बोलते हैं अल्प तगीन। वो नौकर होता है। फिर वो नौकर क्या करता है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता है। इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के बाद वो अपना किंगडम गजनी में सेटअप करता है। उन गजनियों में से एक हमारे भारत की तरफ उठ के आता है, जिसे हम जानते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी गजनवी के बारे में के नाम से। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो ये जो गजनी था ये था हमारा अफगानिस्तान में, ये रहा। अब ये यहाँ पर अपना किंगडम सेटअप करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनके पैसे कम होने लग जाते हैं। अब ये कभी से ही हमारा इतिहास रहा है कि जिस जिसके देश में कमी आई है, मतलब जिस जिस राजा के राज में पैसों की या किसी भी चीज की कमी आई है, वो मुंह उठाकर हमारे देश की तरफ चला आता है। क्योंकि सबको पता है कि भारत उस टाइम पर कितना अमीर था, और वो तो आज भी है। पर जो उस टाइम की जो हमारी अमीरियत थी, वैसे किसी के पास भी नहीं थी। फिर कि ये क्या करते हैं, गजनी धीरे धीरे कभी यहाँ से आ गए, कभी वहां से, कभी ट्रिक से यहाँ साउथ में से यहाँ से रास्ता बनाकर आ गए, कभी पहाड़ियों पे चढ़ के आ गए। ऐसे ऐसे हमारे देश में आने लगते हैं। फिर क्या होता है, अभी आगे देखना इनकी कैसे कुटाई होती है। 998 एडी में मोहम्मद ऑफ गजनी समानिड रूलर के उसमें, यानी गजनी पर राज करना स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, समानिड रूलर जो हमारा किंगडम था उस पर। फिर ये अपने आप को कहता है कि जो मैं हूँ, मैं अफरासियाब जो किंग है हमारा ईरान का, तो उस टाइम पर फेमस होते होंगे, उसका मैं डिसेंडेंट हूँ। यानी मैं उसका क्या हूँ,
वंश से, वंश के रूप में दावा करता हूँ। ठीक है भाई, फिर लोगों ने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो तू भाई राजा बन जा। ये मोहम्मद गजनी जो था, इसने इंडिया के अंदर 17 बार इन्वेड किया था। फिर 1001 एडी में इसकी फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया आई, जिसके अंदर इसने हिंदू शाही रूलर जो कि कश्मीर की तरफ राज कर रहे थे उनको डिफीट कर दिया था, जिनका नाम था जयपाल। लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों के चलते जो जयपाल था उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 1003 एडी में इन्होंने बेरा जो एरिया है उसको वो किया, इन्वेड किया, यानी उसको लूटा। और फिर उस जो जो उसने लूटा था वो गजनी में लेकर चला गया। 1008 एडी में मुल्तान का एक गवर्नर था जिसका नाम था सुखपाल। इन्होंने, ये जो गवर्नर था, ये गजनी ने ही इसको गवर्नर बनाया था क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था नवाज शाह के रूप में। लेकिन एकदम से जैसे ही गजनी जाता है वापस, तो ये इस्लाम को छोड़ देता है और फिर एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करने लगता है, यानी राज करने लगता है। अब ये बात पता चल जाती है गजनी को। फिर वो गजनी वापस से इंडिया आता है, उसको दोबारा से हराता है या फिर मारता है, और फिर उसकी जगह कोई दूसरा जो रियल मुस्लिम था उसको एज अ गवर्नर बिठा देता है मुल्तान में। 1009 ईडी में अब आते हैं आनंदपाल। आनंदपाल कौन था? हमारे ये जो जयपाल किंग थे इनके बेटे थे। अब इस मोहम्मद गजनी ने कैसे भी कह लो, चालाकी से कह लो या फिर वैसे लड़के कह लो, इसको हरा दी आनंदपाल को, और जो नगरकोट का जो किला था उसको कैप्चर कर लिया। 1015 एडी के अंदर आनंदपाल को इन्होंने डिथ्रोन कर दिया, यानी कि सिंहासन से हटा दिया। फिर 1018 एडी में इन्होंने वृंदावन और मथुरा के मंदिरों को लूटा। अब वहां से जितना भी धन था वो लूट के ले गया। 1022 एडी आता है, फिर इन्होंने कलिंजर और ग्वालियर के अंदर भी लूटपाट मचाई। फिर 1026 एडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टाइम आता है वो आता है सोमनाथ मंदिर लूटने का। अब ये एक हिस्ट्री रही है कि जितने भी इन्वेडर हमारे यहाँ पर आए हैं, मेनली जो मुस्लिम इन्वेडर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को लूटा है क्योंकि ये सबसे अमीर मंदिर माना जाता था। अब ये बहुत लूटपाट मचाता है सोमनाथ मंदिर में। अब ये दूसरे धर्म का था, ये कहता है कि इस्लाम के अलावा कोई धर्म और कैसे हो सकता है, तो इस ये सोमनाथ मंदिर के अंदर जितनी भी हमारी मूर्तियां थी, हमारी आइडल्स थी, उनको तोड़ देता है। और जो हमारा शिवलिंग था उसको भी तोड़ देता है। फिर जो शिवलिंग के पार्ट्स थे उनको ये देखता है कि गजनी में, मतलब जो उसके वो थे, कमांडर थे साथ में, उनको कहता है कि शिवलिंग, ये टूटे हुए जो शिवलिंग है, इनके पार्ट्स को साथ में गजनी ले चलो। फिर जब ये जा रहा था सोमनाथ मंदिर को लूटकर, फिर रास्ते में इसको मिल जाती इसके बाप, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि शुरू से ही वॉर में लगी रहती है, और उनका नाम था जाट। अब ये 10,000 के करीब थे, लेकिन 100 से 150 जाटों ने इन 10,000 को हरा दिया। सोमनाथ मंदिर लूट रहे थे, जा रहे थे, सोचा कि आराम से इनको हरा दूंगा, ये 100 150 ही तो है, पर इन्हें कहाँ पता था कि ये दूध की खाने वाले इनसे हार जाएंगे। तो फिर ये जो जाट होते हैं इन्होंने अच्छी तरह से इसकी सिकाई की। फिर ये हाथ पैर जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर ये बोले, मगा चल ठीक है, तेरा पहली बार है, तू जा। फिर भाई साहब ये दोबारा आता है 1027 एडी में, फिर लूटपाट करके फिर से जा रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, रास्ते में दोबारा से इसे सिंध के एरिया में जाट मिल जाते हैं। अब भाई साहब ये उसके लिए, बेचारे के लिए दिक्कत हो गई। अब जैसे ही वो उनके सामने आया, तो हमारे जाट भाई उनको ऐसे देखने लग जाते हैं कि भाई तू तो देखा देखा लग रहा है, तू फिर आ गया। अब की बार इसकी अच्छी तरह से सिकाई करके, बढ़िया तरह से बिल्कुल इसको मार पीट के फिर सीधा करते हैं, और बाद में छोड़ देते हैं कि भाई चल, या फिर ये एस्केप कर जाता है। इसके बाद आता है हमारा मोहम्मद ऑफ घोर। अब इसके बारे में अगर पढ़ें तो इसका जो रियल नेम था वो था मोहम्मद बिन साम। ये घुर के एरिया में अपना राज करता था, इसलिए हम इसे मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। होता क्या है, 1173 एडी में ये गजनी की गद्दी पर बैठता है। फिर 1175 एडी में ये मुल्तान रीजन जो था उसके ऊपर लूटपाट करता है। 1178 एडी में कायदार का बैटल होता है माउंट आबू, जो कि गुजरात में है, उसके अंदर, जिसके अंदर वो
सोलंकी किंग भीम दो के साथ लड़ता है और उन्हें हरा देता है। 1181 खुसरो मलिक के साथ इसका बैटल होता है पंजाब में। फिर 5 साल बाद 1186 में दोबारा से। अब बेचारे ये भी सोच रहे होंगे कि ये किस मिट्टी के बने हैं, इनको कितना ही कूट लो, फिर आ जाते हैं मार खाने के लिए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। फिर 1191 तारेन का पहला बैटल होता है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाती है इससे। फिर 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तारेन होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। फिर अब आपको पता चलेगा कि जो हमारे राजपूत रूलर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राजपूत रूलर मतलब जो चौहान डायनेस्टी थी उसके पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी पहले बैटल ऑफ तारेन में इनको छोड़कर। वो आगे पढ़ेंगे क्यों। तो तारेन का पहला बैटल जब होता है वो होता है एक जगह है तावर हिंद, और इसका किला, उसको लेने के लिए इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे मुस्लिम इन्वेजन बढ़ रही थी, तो हमारे दो एम्पायर साथ में बढ़ रहे थे। एक तो था मंगोल, चंगेज खान वाला एम्पायर, नाम से पता चल जाएगा। और दूसरा था हमारा ख्वारिज्मी एम्पायर। अब ये क्या होता है, ये जो ख्वारिज्मी एम्पायर है, ये मेनली उज्बेकिस्तान की तरफ होता है। अब देखें तो उज्बेकिस्तान है थोड़ा उस तरफ। तो ये जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाता है, तो ये गजनी से इनको मार पीट के, अरे चलो चलो तुम निकलो यहाँ से, तो ख्वारिज्मी एम्पायर इन गजनियों को इंडिया की तरफ धकेलने लग जाता है। अब ये ना यहाँ का बचा ना यहाँ का बचा। फिर ये ऐसे आराम से इंडिया चालाकी से आते हैं और इन्वेड करने लग जाते हैं। इनकी आदत ही यही है। फिर उसके बाद जब इंडिया में ये घुसे, तो इंडिया में देखते हैं कि भाई साहब, चौहान राजपूत, इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है सेम टाइम पर। और उस टाइम पर राज कर रहे होते हैं पृथ्वीराज चौहान। वहां पर ये देखते हैं कि भाई साहब ये जगह ताबर हिंद, भाई बहुत उपजाऊ मिट्टी है, इसके अंदर बहुत सारा मतलब माल रखा है, सोना वगैरह, पैसे बहुत हैं, अच्छी तरह से लूटेंगे। लेकिन वहां पर इनके बाप मिल जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। फिर पृथ्वीराज चौहान तसल्ली से इसकी कुटाई कर देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई ये दयालु आदमी थे, कहे कि तुम जाओ भाई दोबारा से मत आना, तो ये इंडिया से भाग जाते हैं दोबारा से। तो गुरिड डिफीटेड, ठीक है, गुरिड्स को हरा दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थी हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने। फिर ये दोबारा से आते हैं और ट्रिक से पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। अब होता है तारेन का दूसरा बैटल 1192 एडी में। ये इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से हमारा मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। इसके बाद से हमारी डिफरेंट डायनेस्टीज मुस्लिम्स की एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। अब जब आते हैं, तो पृथ्वीराज के पास 3 लाख की फौज होती है, एक बड़ी सी कैवलरी होती है, और 300 हाथी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान की मदद करने बहुत से राजा आते हैं, बहुत उठ उठ के, क्योंकि भाई ये कहते हैं कि एक बार अगर ये लुटेरे आ गए तो हमारे देश का सत्यानाश करके रख देंगे। लेकिन साथ ही साथ एक गढ़वाल राजा थे जयचंद्र, वो इनसे दूर रहते हैं। दूर क्यों रहते हैं उसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो राजा जयचंद्र थे, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम नाम भूल गया यार मैं, जिसका नाम था संयोगिता। अब ये जो संयोगिता थी, ये पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी और पृथ्वीराज चौहान भी इनको पसंद करते थे। तो इस बात से चिढ़कर जयचंद्र इनसे दूर रहे इनकी मदद करने में। फिर क्या होता है, एकदम से वो कोई भी चालाकी वगैरह छल कपट करता है, फिर पृथ्वीराज को हरा देता है। लेकिन जो पृथ्वीराज थे, वो किस्मती से बचकर भाग जाते हैं वहां से। लेकिन फिर सरस्वती के किनारे उनको पकड़ लिया जाता है। अब ये अपने आप में एक हिस्ट्री है कि उनको मारा किसने, क्योंकि इसके बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ सोर्सेज अलग चीजें बताते हैं, कुछ अलग चीजें बताते हैं, तो इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। याद करने के लिए बस आप ये याद रख लो कि सेकंड बैटल ऑफ तारेन में जयचंद्र ने एक तो हेल्प की नहीं, और दूसरी बात कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो सरस्वती नदी के किनारे पकड़े गए थे, मारे नहीं गए, पकड़े गए थे। फिर जैसे जैसे ये खत्म होता है, फिर ये बढ़ने लगते हैं बिहार और बंगाल की तरफ, यानी यहाँ इस एरिया में। फिर कैसे कैसे ये बिहार और बंगाल में लूटपाट मचाते हैं वो देखते हैं। 1192 और 1206 ईडी के बीच में जो हमारे देश पर तुर्की राज था, वो बढ़ जाता है। ये पूरा का पूरा गंगा जमुना डोब, यानी कि जैसे ही इंडिया है तो हमारा ये जो नॉर्थ का ये वाला रीजन है, इसको पूरे को कैप्चर कर लेते हैं।
अब इस तारेन की बैटल के बाद में ये जो मोहम्मद गोरी था ये गजनी वापस चला जाता है और देश में अपने एक नौकर को छोड़कर चला जाता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यही जो नौकर है ये अगले चैप्टर में जाके दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा। 1194 एडी में ये जो मोहम्मद गोरी ये मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये इस गोरी का ही नाम है तो कंफ्यूज मत होना, ये मोहम्मद गोरी ही है। तो 1194 एडी में ये भारत के अंदर वापस आता है और जयचंद्र के साथ लड़ाई करता है, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ चंदावर के नाम से भी। और ये बैटल होता है फिरोजाबाद के पास में। इसके अंदर जयचंद्र को एक तीर लग जाती है और उनसे घायल हो जाते हैं। फिर घायल हुए जयचंद्र को मारकर ये बहुत ही मोहम्मद गोरी। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया को भी सक्सेसफुली इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर एक खलजी ऑफिसर छोड़ दिया इन्होंने अपना जिसका नाम था बख्तियार खलजी, जिसने भाई साहब इतनी रेड की थी बिहार में, भाई बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं इतनी ज्यादा प्लंडर मचा दिया था इसने बिहार में और बंगाल में। जो हमारी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशील यूनिवर्सिटी थी, और जो हमारी बुद्धों की मोनेस्ट्री थी बिहार के अंदर, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है तो हमारे सनातन धर्म की 90 लाख इतनी किताबें जला देता है। तो सोचो हमारा कितना ज्यादा ज्ञान विलुप्त हो गया होगा, यानी खो गया होगा। अब क्या होता है कि नदिया में जाता है ये बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके। लक्ष्मण सेन वहां पर राज कर रहे थे, एक सेन रूलर थे। ठीक है, फिर उनको ऐसी डरा धमका के फिर वो लक्ष्मण सेन अपनी कैपिटल लखनऊ को छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये जो बख्तियार खिलजी था ये उस कैपिटल को कैप्चर कर लेता है। फिर बख्तियार खिलजी जो है वो बहुत सारे राजाओं को डिफीट करता है। फिर ये जाता है असम की तरफ। अब असम के अंदर इसके बाप बैठे थे, माग रूलर्स। ये माग रूलर्स जो थे भाई साहब ये इतने अडिल होते थे अपने ऊपर, ये जीतने नहीं देते थे किसी को। तो बख्तियार खिलजी जाता है कि अरे क्या है भारत वाले, कुछ भी नहीं है, मैंने इतनों को हरा दिया, ये तो क्या ही चीज है, छोटा सा किंगडम असम है। वहां पर फिर इसको मिल जाते हैं माग रूलर, वो इसकी अच्छी तरह से कुटाई करते हैं। अब कई बार कहा तो ये जाता है कि ये जो बख्तियार खिलजी था ये 10,000 की फौज लेकर गया था, लेकिन सिर्फ 10 ही वापिस आए थे इनके साथ लड़ने के बाद। लेकिन फिर जब ये जा रहा होता है तो फिर इसका खुद का ही आमिर या नौकर जो भी है वो उसको मार देता है। फिर लास्ट कैंपेन में ये जो मुइजुद्दीन मोहम्मद था, ये गोरी मोहम्मद गोरी ही है ये अपना लास्ट कैंपेन 1206 एडी में करता है इंडिया के अंदर। किसके अगेंस्ट? अब इसको फिर से वही मिल गए जिन्होंने इसको कूटा था, खोकर जाट्स। खोकर जो थी वो एक जाट कम्युनिटी थी बंगाल की। तो जब वो गजनी जा रहा था तो किसी खोकर जाट ने इनको दोबारा से टपका दिया था। तो भाई ये थी हमारी तुर्की की टर्क और अरब इन्वेजन। इसके अंदर अगर हम ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का, तो सबसे पहले ये गजनी है, सबसे पहली रेड मारी थी मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर हमारा मोहम्मद बिन गजनी आया, जाटों ने अच्छी तरह इनको कूटा था। ठीक है, बहुत सारी इसने इन्वेजन्स की। फिर सबसे पहले ये जो था, ये जयपाल जो हिंदू शाही रूलर थे इनको हराया था। अब ये बेचारे जयपाल जो थे ये इसको कहते रहे पूरे इंडिया के रूलर्स को कि आओ भाई इंडिया के अंदर ये लुटेरों का राज शुरू हो जाएगा, मेरी मदद करो इनको हराने में। इसका जो इनका मेनली क्या था, ये इस एरिया में राज करते थे जयपाल। जो जयपाल राजा थे ये पेशावर कहाँ गया, तो ये पेशावर ये रहा, इसके ऊपर राज करते थे। तो यहाँ से इनको हरा दिया था। फिर मोहम्मद अफगोरी फिर से कुटता है पृथ्वीराज चौहान को, फिर ये मारकर या चालाकी से हराकर फिर इनका जो इस्लामिक रूल था और इन्वेडर्स का जो रूल था वो भारत के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।